हेलो व्यूअर्स, मैं आतिफा काजी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आप सभी का फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम। तो आज हमारा चर्चा का विषय है परमाणु ऊर्जा और उससे जुड़ी चिंताएं। ये आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख शुड इंडिया कंसिडर फेजिंग आउट न्यूक्लियर पावर के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरत होती है। कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का पहिया इसी से चलता है, इसलिए सुगमता से इस तक पहुंच, इसका प्रदूषण रहित और किफायती होना ऊर्जा के ग्राहकों की डिमांड होती है। हालांकि यही वो गुण भी हैं जो किसी भी ऊर्जा को आदर्श भी बनाते हैं। जीवाश्म ईंधन संरक्षित करने के क्रम में विश्व ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर अग्रसर है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के इस दौर में ऊर्जा के सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय होते जा रहे हैं। तो वहीं वैकल्पिक स्रोत परमाणु ऊर्जा महंगी होने के कारण बूते से बाहर होता जा रहा है। परमाणु ईंधन की आपूर्ति देश के वित्त पर लगातार एक बड़ा बोझ बनती जा रही है। यूरोपीय देश जर्मनी ने बीते माह ही अपने आखिरी 3 परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया। इसी के साथ जर्मनी की परमाणु ऊर्जा से निर्भरता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय से जर्मनी में परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन चल रहा था। इस फैसले ने पिछले 6 दशकों से अधिक समय से चले आ रहे परमाणु ऊर्जा के युग का अंत कर दिया है। जर्मनी में परमाणु ऊर्जा को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। दरअसल जर्मनी में बड़ी संख्या में लोग ऐसी तकनीक पर निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं जिससे भविष्य में खतरा पैदा हो सकता है। वहीं फ्रांस न्यूक्लियर पावर हाउस होने के बावजूद अपने पुराने रिएक्टरों को प्रतिस्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ऐसे में परमाणु ऊर्जा की प्रासंगिकता पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठता है कि क्या परमाणु ऊर्जा अभी भी जीवाश्म मुक्त भविष्य के लिए प्रासंगिक है, विशेष रूप से भारत में जहां सुरक्षा और लागत संबंधी चिंता व्यापक रूप से मौजूद है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमाणु ऊर्जा निम्न कार्बन युक्त और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है, लेकिन रिएक्टरों की सुरक्षा और परमाणु अपशिष्ट से सुरक्षित निपटान के संबंध में ये चुनौतियां उत्पन्न करती है। परमाणु ईंधन की कम आपूर्ति परमाणु ऊर्जा के विकास में एक प्रमुख बाधा है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम परमाणु ऊर्जा के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे, साथ ही परमाणु ऊर्जा की जरूरत पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे कि लोग परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की मांग क्यों कर रहे हैं। साथ ही भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति पर भी बात करेंगे। चलिए विचार करते हैं और सबसे पहले जानते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता को। परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता के बड़े कारणों में से एक है कि जीवाश्म ईंधन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वहीं ये ऊर्जा ज्यादा महंगी भी साबित हो रही है। इसलिए वर्तमान में पेट्रोलियम और कोयले के आयात पर जो खर्च किया जाता है, उस खर्च में परमाणु ऊर्जा भारत को सालाना $100 बिलियन तक कम करने में मदद कर सकती है। ईंधन और निपटान के प्रबंधन की लागत के बावजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संचालित करना कोयले या गैस संयंत्रों की तुलना में सस्ता है। आकलन दिखाते हैं कि परमाणु ऊर्जा की लागत कोयला संयंत्र की मात्र 33 से 50% और गैस संयुक्त चक्र संयंत्र की 20 से 25% है। यानी परिचालन के लिए ये ऊर्जा सस्ती है। इसके अतिरिक्त भारत में थोरियम की उपलब्धता परमाणु ऊर्जा को भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक आशाजनक समाधान के रूप में प्रस्तुत करती है। इसे भविष्य का ईंधन माना जाता है और भारत थोरियम संसाधनों में अग्रणी देश है। इससे भारत को जीवाश्म ईंधन मुक्त राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ सौर और पवन ऊर्जा जैसे लोकप्रिय स्रोत मौसम की स्थिति पर निर्भर होते हैं। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा का एक विश्वसनीय उच्च घनत्व युक्त स्रोत प्रदान करती है जो व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसे आवश्यकता अनुसार चालू या बंद किया जा सकता है। ये पारंपरिक ईंधनों की तरह राख पैदा नहीं करता है, इसलिए ये ऊर्जा का अधिक स्वच्छ रूप भी है। अब सवाल है कि परमाणु ऊर्जा की हमें जरूरत तो है, लेकिन भारत समेत दुनिया में इसकी मौजूदगी की क्या स्थिति है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, जो देश के कुल बिजली उत्पादन में लगभग 2% का योगदान देता है।
वर्तमान में देश भर में 7 बिजली संयंत्रों में 22 से अधिक परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं, जो संयुक्त रूप से 6,780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इन रिएक्टरों में से 8 दाबित भारी जल रिएक्टर हैं, जबकि 4 हल्के जल रिएक्टर हैं। जनवरी 2021 में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, जो भारत की पहली 700 मेगावाट की इकाई है। भारत सरकार ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी NPCIL और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSUs के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति दी है। NPCIL अब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के साथ संयुक्त उपक्रम को संचालित कर रहा है। सरकार देश के अन्य हिस्सों में परमाणु प्रतिष्ठानों के विस्तार को बढ़ावा दे रही है। अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो निकट भविष्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में चालू हो जाएगा। भारत पूरी तरह से स्वदेशी थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवनी पर भी कार्य कर रहा है, जो यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा। उल्लेखनीय है कि कलपक्कम में प्रायोगिक थोरियम संयंत्र कामिनी पहले से ही सक्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक मौजूदा वक्त में दुनिया भर में 422 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, मगर एजेंसी की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि 1990 के दशक में एक समय ऐसा भी आया जब परमाणु ऊर्जा उत्पादन 17.5% पर था, लेकिन 2021 में 10% से नीचे गिर गया, जो बीते 4 दशकों में सबसे कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि फ्रांस परमाणु ऊर्जा द्वारा सर्वाधिक बिजली पैदा करने वाला देश है। अब सवाल है कि परमाणु ऊर्जा को खत्म करने की मांग क्यों की जा रही है। गौरतलब है कि भारत की परमाणु योजना समृद्ध यूरेनियम की आपूर्ति पर निर्भर है। इसमें 2 समस्याएं हैं। पहली ये कि भारत में इसका भंडार बिल्कुल सीमित है, यानी भारत को यूरेनियम आयात करना होता है, और दूसरा ये कि अधिक लागत के कारण ये वित्त पर बड़ा बोझ डालता है। इसलिए परमाणु ऊर्जा बहुत महंगी साबित हो रही है। हालांकि भारत में थोरियम के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन हम अभी तक थोरियम आधारित परमाणु संयंत्रों की ओर आगे नहीं बढ़ सके हैं। दूसरी तरफ परमाणु ऊर्जा में धन ज्यादा खर्च करना पड़ता है। हाल के परमाणु निर्माणों को लागत में बड़ी वृद्धि का सामना करना पड़ा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में VC समर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, जहां लागत इतनी तेजी से बढ़ी कि $9 बिलियन से अधिक व्यय के बाद परियोजना को स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा इसमें दूसरी समस्या है कि परमाणु रिएक्टर से सुरक्षा संबंधी खतरे भी हैं। दरअसल जापान में फुकुशिमा रिएक्टर आपदा का कारण बना। इन आपदाओं में बड़े पैमाने पर लोगों के मरने या आजीवन उनके विकलांग होने का खतरा रहता है। परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट भी खतरा पैदा करता है। परमाणु अपशिष्ट का जीवन पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जंतुओं एवं पादपों की कई पीढ़ियों के लिए आनुवंशिक समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। अब इन सवालों के बाद ये सवाल उठता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। तो परमाणु ऊर्जा में बढ़ती लागत को कम करने के लिए जरूरी है कि बाजार को मुक्त किया जाए ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जैसी अन्य सरकारी कंपनियों को अपने दम पर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए ताकि भारतीय परमाणु निगम लिमिटेड के एकाधिकार को तोड़ा जा सके। निस्संदेह इससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और लागत को कम किया जा सकेगा। परमाणु ऊर्जा विकास के लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय सरकार को ऐसे ढांचे और समर्थन तंत्र के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए जो परमाणु ऊर्जा सहित निम्न कार्बन युक्त, दृढ़ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करें। भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों जैसे कि लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, दक्षता में सुधार करने, लागत कम करने और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने और थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिए। भारत को लघु मॉड्यूलर रिएक्टर की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। इससे कई प्रकार के लाभ हैं, जैसे ये लागत और निर्माण समय में कमी लाता है। चूंकि निष्क्रिय सुरक्षा कारकों का उपयोग करते हैं, इसलिए इसमें खतरे की संभावना कम होती है। तो कुल मिलाकर ये कि भारत को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र की चुनौतियों एवं अवसरों की समझ विकसित हो सके। इससे विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों के पोर्टफोलियो के विकास में भी भलीभांति प्रगति हो सकेगी। परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन बड़ी चुनौती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से पैदा होने वाले अपशिष्ट रेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं और हजारों वर्षों तक इसके खतरे विद्यमान रहते हैं। इसलिए परमाणु कचरे के प्रबंधन के लिए भी प्रभावी रणनीति विकसित करना
और उसे लागू करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हम सभी जानते हैं कि जापान में फुकुशिमा रिएक्टर आपदा से बड़ी हानि हुई थी और जर्मनी ने इन्हीं खतरों के चलते परमाणु ऊर्जा से तौबा कर ली है। असल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के बाद भी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसलिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए भारत को अनुसंधान पर जोर देने की जरूरत है ताकि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चलिए अब टॉपिक से रिलेटेड आज का सवाल देखते हैं। जर्मनी ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का फैसला क्यों लिया? कारण बताते हुए भारत में इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकताओं को रेखांकित कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद।